ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में जारी किए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस वर्ष से कोदो कुटकी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू संभावित राज्यों को बीमारी का फैलाव रोकने के लिए जारी किया परामर्श। बालोद जिले के निजी पोल्ट्री फार्म में 200 से अधिक मुर्गियों की असामान्य तरीके से मौत होने की खबर। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बातचीत के दौरान कोरोना की स्थिति और कोरोना टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। देश के औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविडशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद यह निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि वह राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से जोरों से तैयारियां कर रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का यह अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। यह सॉफ्टवेयर कोरोना टीका के देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोरोना से निपटने के लिए गठित टेक्नोलॉजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूहों के प्रमुख रामसेवक शर्मा ने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थियों से अपने मौजूदा मोबाइल फोन नंबरों के आधार से जोड़ लेने को कहें ताकि टीकाकरण के लिए उनका पंजीयन हो सके और इससे संबंधित जानकारियां एसएमएस के जरिए उन्हें भेजी जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि टीकाकरण के लिए व्यक्ति की स्पष्ट पहचान होना और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूलों में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को रणनीति बनानी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने या दाखिला न ले पाने से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का मुख्य जोर शिक्षा में व्यवधान वाले बच्चों की पहचान करना, इस तरह के बच्चों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करना और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए दाखिला अभियान चलाने पर दिया गया है। इसके अलावा इस बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने पर भी दिशा निर्देशों में बल दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से पढ़ाई छोड़ने वाले 6 से 18 वर्ष के बच्चों का पता लगाएगी। इसके लिए स्वयंसेवकों, स्थानीय अध्यापकों और सामुदायिक भागीदारी की मदद ली जाएगी। ये लोग घर घर जाकर इस तरह के बच्चों का पता लगाएंगे और उनको स्कूलों में दाखिल करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे। दिशा निर्देशों में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने और बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने तथा बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रसारित मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी में इस बार युवाओं से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को संवारने और उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार अपने प्रयासों में कमी नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार प्रदेश में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का निर्णय लिया है। एक मंच की बात आप लोगों ने की है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी और लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी आदि संस्थाएं काम करेगी। हमारा प्रयास है कि यह काम जल्दी से आगे बढ़े ताकि आप लोगों को सही मंच, मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा साहित्यकारों, कलाकारों और उनके परिवारजनों को सहायता देने के अनेक प्रावधान भी हैं। हमने स्थानीय कला संस्कृति को महत्व देते हुए यह कोशिश की है कि हमारे स्थानीय कलाकारों को भरपूर अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं के सर्वांगीण विकास का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में स्थानीय विशेषता के अनुसार प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित किए जाने और इनमें उद्योगों की मदद लिए जाने की योजना है। श्री बघेल ने बताया कि कौशल विकास योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में 46,000 से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है, जिनमें से करीब 23,000 युवाओं ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सुविधा के लिए सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप शुरू किया है, जो प्रशिक्षित युवा और रोजगार देने वालों के बीच पुल का काम कर रहा है। लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्व रोजगार के लिए भी आगे आना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने सर्वांगीण विकास की नीति अपनाई है ताकि छोटे बड़े हर स्तर पर लोगों को काम मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते 2 वर्षों में बेरोजगारी दर 22% से घटकर 2 से 4% के बीच रह गई है। श्री बघेल ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई श्रेणी पंजीयन योजना की शुरूआत की गई है। हमने यह व्यवस्था की है कि बेरोजगार युवा यदि स्नातक इंजीनियर है तो उन्हें इस श्रेणी में एकीकृत पंजीयन कर ब्लॉक स्तर पर 20 लाख तक के कार्य दिए जाएं। इन्हें 1 वर्ष में अधिकतम 50 लाख रुपए तक के कार्यों की पात्रता होगी। वहीं अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं को भी ई पंजीयन की सुविधा दी गई है ताकि वे भी निर्माण कार्यों में सीधी भागीदारी निभा सके। इसके अलावा बेरोजगार डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी राजमिस्त्री को भी आसानी से रोजगार दिलाने के लिए पृथक से निविदा प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत स्नातक इंजीनियरों को एक बार में 50 लाख तक और वर्ष में 2 करोड़ रुपए तक काम दिया जाएगा। रेडियो वार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उनकी प्रेरणादायक शिक्षाओं और सीख की चर्चा भी युवाओं के साथ की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह के 3 राष्ट्रीय विजेता इस दौरान विचार व्यक्त करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के युवाओं की आवाज को सुनना है। वहीं प्रधानमंत्री मंगलवार को ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 12 जनवरी से देश में 1 सप्ताह के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल आयोजन कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस वर्ष से कोदो कुटकी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। आज बीजापुर में आयोजित आम सभा में मुख्यमंत्री ने कुटरू और गंगालूर को तहसील बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने बीजापुर में 12 तालाबों के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए राशि स्वीकृत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नारायणपुर प्रवास के दूसरे दिन आज फूल झाड़ू प्रोसेसिंग केन्द्र का अवलोकन किया। इस दौरान श्री बघेल ने महिलाओं से फूल झाड़ू के लिए कच्चे माल और उन्हें मिलने वाली मजदूरी के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आज मलखंभ के खिलाड़ियों के रोमांचक प्रदर्शन को भी देखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मलखंभ खिलाड़ियों के लिए डीएमएफ मद से बेहतर डाइट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मलखंभ के खिलाड़ी पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कल नारायणपुर और कांकेर जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने नारायणपुर में मंगल भवन का निर्माण करने, बंधुआ तालाब के सौंदर्यीकरण और गहरीकरण के लिए
6 करोड़ रूपये स्वीकृत करने की घोषणा भी की। वहीं नारायणपुर में पुलिस परिवार द्वारा स्थापित पेट्रोल पंप में मुख्यमंत्री ने पहले ग्राहक की गाड़ी में स्वयं पेट्रोल डालकर बिल बुक से पर्ची काटकर ग्राहक को सौंपा। इससे पहले श्री बघेल ने इस पेट्रोल पंप का उद्घाटन भी किया। इस नवनिर्मित पेट्रोल पंप में सभी कार्यरत कर्मचारी महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान डीआरजी पुलिस के जवानों से भी मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माओवादी समस्या खत्म करने नवयुवकों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही गांवों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को समझाइश दी जानी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नारायणपुर में अधिकांश क्षेत्र का सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार सबको पट्टा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति के विकास, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परसों 12 जनवरी को दुर्ग भिलाई के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे रिसाली, जामुल, खुर्सीपार, भिलाई सेक्टर 1, भिलाई सिविक सेंटर, भिलाई सेक्टर 5 और दुर्ग में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने पशुपालन और डेयरी उद्योग विभाग ने बर्ड फ्लू संभावित राज्यों को बीमारी का फैलाव रोकने के लिए परामर्श जारी किया है। 7 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से भी पक्षियों की असामान्य मृत्यु की खबर मिली है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पशुपालन विभागों को स्वास्थ्य विभाग के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर प्रभावी संवाद करना चाहिए। जलाशयों, मुर्गा मंडियों, चिड़ियाघरों, मुर्गी फार्मों पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए और मरे हुए पक्षियों का उचित निपटारा किया जाना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गिधाली गांव स्थित एक निजी पोल्ट्री फार्म में 200 से अधिक मुर्गियों की असामान्य तरीके से मौत होने की खबर मिली है। वहीं दलीराजहरा में आज फिर 3 कौवे मृत पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 16 कौवों की मौत हो चुकी है। वहीं राजनांदगांव जिले के छुरिया रेस्ट हाउस के सामने भी एक कौवा मृत मिला है। इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने जिले में पूरी सतर्कता और सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में आज जिला स्तरीय रैपिड रेस्पॉन्स टीम ने नया रायपुर स्थित जंगल सफारी कर भ्रमण किया। इस दौरान टीम ने जलीय पक्षियों के आवास क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है। वहीं अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में महासमुंद में आज राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने 2 अलग अलग मामलों में 50 बोरा धान जब्त किया है। जिले में अब तक अवैध धान भंडारण और परिवहन के 158 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं करीब 4000 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इधर राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ के छोली धान खरीदी केंद्र में जिला प्रशासन ने मालवाहक सहित 75 कट्टा धान जब्त किया है। वहीं दुर्ग पुलिस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 250 क्विंटल चावल सहित एक ट्रक जब्त किया है। चावल की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जाती है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के आसार हैं, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दक्षिण से आ रही गर्म हवाओं के कारण वर्तमान में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण से अभी भी हवा है वो आ रही है, जो कि गर्म है, जिसके कारण से दिन के तापमान बढ़ रहा है। साथ ही आकाश भी खुला हुआ है, इसके कारण भी है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूनतम तापमान है अभी दक्षिण से हवा आने के कारण से अभी भी काफी ज्यादा बने हुए हैं। आने वाले समय में है कल से टेम्परेचर है वो गिरना चालू होगा और करीब 15-16 तक के 4 से 5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आने की संभावना है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम समग्र शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल के विकास के संबंध में आयोजित परिचर्चा में शामिल हुए। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने वेबिनार के माध्यम से बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर और बीजापुर जिले में कार्यरत शिक्षकों से सीधा संवाद कर उनके विचारों को जाना। इस मौके पर शिक्षकों ने स्कूलों को खोले जाने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार शाला प्रबंधन समितियों को दिए जाने का आग्रह किया, ताकि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और पालकों के साथ चर्चा कर उचित निर्णय लिया जा सके। श्री टेकाम ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 100 दिवसीय कार्यक्रम में रोचक गतिविधियों और स्थानीय सामग्री का उपयोग कर सरल तरीके से किसी प्रकार पढ़ाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी ली।
और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के निधन पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अहमदाबाद के कांग्रेस भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में सदस्य नियुक्त नीलम चंद सांखला ने आज पदभार ग्रहण किया। दुर्ग जिले के सर्व गुजराती समाज द्वारा मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पतंगबाजी भी की गई। बेमेतरा के खादी ग्राम उद्योग विभाग में पदस्थ सहायक संचालक को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर रायपुर कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। बलरामपुर जिला चिकित्सालय में नेत्र ओटी का शुभारंभ हुआ। इस दौरान 15 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। महासमुंद जिले के स्पेशल साइबर सेल ने चोरी और गुम हुए 115 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जाती है। और गरियाबंद वन मंडल में वन विभाग ने मिट्टी की अवैध खुदाई कर रहे एक जेसीबी को जब्त किया है। इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में जारी किए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस वर्ष से कोदो कुटकी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू संभावित राज्यों को बीमारी का फैलाव रोकने के लिए जारी किया परामर्श। बालोद जिले के निजी पोल्ट्री फार्म में 200 से अधिक मुर्गियों की असामान्य तरीके से मौत होने की खबर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।